सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 का पुनरावृत्ति। बच्चों, हम पाठ 13 कर रहे थे और पाठ 13 की पुनरावृत्ति कर रहे थे। तो बच्चों, जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसे पहले दोहराएंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़े थे जो कि हमारे पुस्तक में दिए गए हैं, जो कि हमारे किताब में दिए गए हैं। और उसके बाद बच्चों हमने अपना अगला अभ्यास किया था जिसमें हमें कुछ चित्र दिए गए थे। दिए गए चित्रों में कौन सा मौसम है या ऋतु है उसे पहचान करके उस ऋतु के बारे में हमने विचार किया था और लिख करके उसका अभ्यास किया था या उसका पुनरावृत्ति की थी। तो बच्चों, इनको हम पहले दोहराएंगे, उसके बाद कुछ और पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर लिख करके आज हम समझेंगे और आप उसे लिख करके पढ़ करके याद करेंगे। ये तो बच्चों चलिए, बुक के, क्योंकि वो पर्यायवाची बुक के कुछ बाहर के भी हैं तो आपको पर्यायवाची शब्द आने चाहिए, इसलिए बुक्स से कुछ बाहर के पर्यायवाची को लेकर के भी आज हम उनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अभ्यास यही शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था हमारे पृष्ठ संख्या 82, चैप्टर है 13, जैसा कि यहाँ लिखा है पाठ 13 और पृष्ठ संख्या 82। यहाँ पे हमें 3 चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के बारे में कल हमने लिख करके जाना था, आज हम इन्हें एक बार फिर दोहराएंगे। तो बच्चों, पहला चित्र वर्षा ऋतु का है। जैसा कि आप जानते हो, हमने इस कविता में, यहाँ जो पाठ 13 है वह एक कविता है बसंत ऋतु। तो हमने इस कविता में अलग अलग ऋतुओं के बारे में पढ़ा और जाना। मेनली यह जो पाठ है यह वसंत ऋतु के बारे में है, लेकिन जब हमने इस पाठ के बारे में विचार किया था तो हमने बाकी के ऋतुओं के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे बच्चों जो प्रश्न है वह भी ऋतुओं के बारे में है। यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में आप देख सकते हैं, इसको देख करके हमें पहचानना है और बताना है कौन सी ऋतु है और उसके विषय में 3 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पहला चित्र है वसंत ऋतु का, आप देख सकते हो यह वसंत ऋतु का चित्र है। पहला चित्र वर्षा ऋतु का है। बच्चों, वर्षा ऋतु है, वसंत ऋतु नहीं है, सॉरी। पहला चित्र वर्षा ऋतु का है। वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है। चित्र में जो लोग जा रहे हैं वह छतरी लिए हैं और एक बच्चा है जो कि रेनकोट लिया है और बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो बारिश कब होती है? बारिश वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यह चित्र वर्षा ऋतु का है। यह चित्र किसका है? वर्षा ऋतु का है। फिर दूसरे वाक्य में हम लिखेंगे वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है। वर्षा ऋतु में चारों तरफ क्या होता है? हरियाली होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है। उसके बाद बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट या छाता का प्रयोग करते हैं। बारिश से बचने के लिए जब भी हम बाहर निकलते हैं तो वर्षा से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट या छाता का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों, बारिश के मौसम में इतना 3 वाक्य हमें लिखना है, लेकिन उसके बाद हमें और भी जानकारी होनी चाहिए। बारिश के मौसम में, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, ऋतुओं के हिसाब से हमारी जीवन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या फिर हमारी दिनचर्या जिसे हम कहते हैं वह भी बदल जाती है। हमारा पहना भी बदल जाता है, कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी बदल जाता है और खाना पीना भी बदल जाता है। और ना ही प्राकृतिक चेंज होता है, ना ही सिर्फ प्रकृति में ही परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता, बदलाव नहीं होता ऋतुओं के साथ, बल्कि हमारे रहन सहन में भी बदलाव हो जाता है। हम जिन चीज़ों को वर्षा ऋतु में खाते हैं उनको ग्रीष्म ऋतु या सर्दियों में नहीं खाते और खाना पीना, रहना, पहनना ओढ़ना सब बदल जाता है। जैसे कि वर्षा ऋतु में हम चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, गरम गरम चाय पीना पसंद करते हैं, और वहीं शरद ऋतु में या सर्दियों में बच्चों बहुत ठंड होने की वजह से हम गर्म या ऊनी कपड़े पहनते हैं और खाने में भी हम गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। खाना भी गर्म करके ही खाते हैं, हम ठंडा खाना नहीं खा पाते, इसलिए हम उसे हमेशा गर्म करके खाते हैं। और उसके बाद बच्चों, दिन जो हो छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती हैं और ऊनी कपड़े पहनते, ये सभी जानते हैं। उसके बाद आखिरी चित्र है, दूसरा शरद ऋतु का था, तो हम यहाँ लिखेंगे ये सर्दी का ऋतु है, इसमें बहुत ठंड पड़ती है, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं,
गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे 3 वाक्य लिखेंगे। उसके बाद आखिरी चित्र है ग्रीष्म ऋतु का। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मियों का मौसम। बच्चों, गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी से बचने के लिए हम एसी कूलर में घरों में बंद रहना पसंद करते हैं, एसी कूलर में रहते हैं। घर से बाहर हम शाम के वक्त निकलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सूती कपड़े हम पसीना को सोखता है, हम बहुत स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, पसीना सोखता है। हल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद पहनते हैं, क्योंकि हल्के कपड़े होने से जो वो हल्के कपड़े होते हैं वो सूरज की गर्मी कम ऑब्जर्व करती है, इससे अपने ऊपर से वापस भेज देती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी ठंडा रहता है। उसके बाद फिर इसमें हम ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं और ठंडे ठंडे शरबत पीते हैं और पंखा और एसी में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने अलग अलग मौसम के बारे में पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से किसी भी ऋतु के बारे में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऋतुएं हम जानते हैं, हम इन्हें महसूस करते हैं या फिर हम इन्हीं ऋतुओं के बीच में रहते हैं। समय समय पे ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो हमें भी पता है कि हर ऋतु में कैसा होता है, तो ये हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कल का पहला विषय। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था भाषा से बच्चों। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। अब भाषा से हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द। हमने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। तो आज हम कुछ जो कल पढ़ा था उनको दोहराएंगे भाषा से, और उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ अपने बाहर दूसरे ग्रामर की बुक से लेकर के भी कुछ पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों चलिए हम आज का विषय, तो बच्चों हमारा आज का विषय है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द में हमारे पास पहला शब्द जो हमने किताब में पढ़ा है वह है फूल। बच्चों वह है फूल। फूल कल भी हमने पढ़ा था। फूल एक नाम है, एक वस्तु का नाम है। इस फूल को हम कई नामों से जानते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। और बच्चों लेकिन जब हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक अर्थ नहीं लिखते, हम कई ऐसे शब्द लिखते हैं जिनके अर्थ एक समान होते हैं। अब यहाँ फूल के लिए, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, फूल को हम कुसुम भी कहते हैं, फूल को हम सुमन भी कहते हैं। तो वह शब्द जिसको हम कई नामों से जानते हैं या जिसके कई अर्थ होते हैं उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और यह एक तरफ से समानार्थी शब्द होते हैं, मतलब इन सब का अर्थ एक समान होता है। तो बच्चों यहाँ पे फूल का सुमन हम लिखेंगे, सुमन, स पे छोटे की मात्रा, म न, सुमन। उसके बाद हम इसको कुसुम भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें दो दो ही लिखना है, इसलिए हम सिर्फ दो दो ही लिखेंगे। फूल को हम सुमन भी बोलते हैं और कुसुम भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है हवा, और दूसरा है यहाँ पे हवा, हवा। बच्चों हवा का मतलब पवन भी होता है, वायु भी होता है। हवा को हम पवन के नाम से भी जानते हैं, वायु के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पवन, पवन और वायु, पवन वायु। हम इन्हें पवन और वायु दोनों के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीसरा है बच्चों हमारे पास, तीसरे में हमारे पास है भौरे। भ पे अ की मात्रा, भौ र पर ए की मात्रा, रे, भौरे। और भौरों को हम भंवरे भी कहते हैं, हम इनको भंवरे भी कहते हैं। और हम इनको भ्रमर भी कहते हैं। भ्र में र उड़ा के भ्र म र, भ्रमर। इनको हम भंवरे भी कहते हैं और भ्रमर भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला है तन। तन का मतलब है शरीर, तन का मतलब है शरीर, जिसे हम इंग्लिश में बॉडी भी कहते हैं, शरीर या काया।
तो बच्चों आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे एक शब्द के लिए कई शब्द लिखे हैं और इससे भी ज़्यादा इनके अर्थ होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 2-2 शब्द ही लिखना है, इसलिए हम इन शब्दों के लिए 2-2 शब्द लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के लिए कई शब्द या कई अर्थ, और इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो इन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अगर एक अर्थ लिखते हैं तो हम इसे समानार्थी कह सकते हैं, या फिर एक ही जैसे अर्थ होना है इसलिए हम इसको समानार्थी कहते हैं। और जब हम एक शब्द के लिए कई शब्द लिखते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ हैं, जैसे कि आंखें। 5 पे हमने लिखा आंखें, आ पे चंद्र बिंदु और ख, आंख। आंख के लिए हम लिखेंगे नयन। आंख को हम नयन भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं। न पर एक ही मात्रा, नेत्र, नेत्र। आंख को नयन भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं। उसके बाद पहाड़। पहाड़ को 6 में हम लिखेंगे पहाड़, पहाड़। पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, पहाड़। पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, पर्वत, पर्वत, पर्वत। और नग, 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 हम पहाड़ को नग भी कहते हैं। पहाड़ को पर्वत भी कहते हैं और पहाड़ को हम नग भी कहते हैं। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे कुछ और पर्यायवाची शब्दों को लिख करके उनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला है, जो कि हमने कल पढ़ा था, फूल, सुमन, कुसुम। फूल को हम सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं। उसके बाद हवा, पवन, वायु। हवा को हम पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। भंवरे, भंवरे को भंवर भी, भंवरे भी कहते हैं। भंवरे को भंवर भी कहते हैं और भ्रमर भी कहते हैं। भंवरे को भंवरे भी कहते हैं और भ्रमर भी कहते हैं। तन, तन शरीर भी कहते हैं, काया भी कहते हैं। तन को शरीर भी कहते हैं और काया भी कहते हैं। उसके बाद आँख। आँख मतलब नयन, नयन और या फिर नेत्र। आँख को हम नयन भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं। नयन का मतलब भी आँख होता है और नेत्र का मतलब भी आँख होता है। आँख, नयन, नेत्र। उसके बाद पहाड़, पहाड़, पर्वत, नग। पहाड़, पर्वत, नग। तो ये हो गया हमारा पहाड़, पर्वत, नग। तो बच्चों यह कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए एक बार फिर हम इनको पढ़ते हैं। फूल, कुसुम, फूल, सुमन, कुसुम। हवा, पवन, वायु। भौरे, भंवरे, भ्रमर। तन, शरीर, काया। आँख, नयन, नेत्र। पहाड़, पर्वत, नग। अब पहाड़, पर्वत, नग भी कहते हैं हम इनको। पहाड़, पर्वत, नग भी कहते हैं। तो बच्चों हमने ऊपर वाले तो कल भी पढ़े थे, उसके बाद नीचे के 2 हमने आज नया लिया है। आँख। आँख मतलब नेत्र भी आँख को कहते हैं, नयन भी कहते हैं। पहाड़, पर्वत भी कहते हैं और नग भी कहते हैं। आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं और पहाड़, पर्वत और नग भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़े और हम कुछ और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगला पर्यायवाची शब्द है कमल। कमल को हम, कमल का फूल बच्चों यहाँ पे हमने 6 लिए थे, 7 पे कमल। आप सभी कमल का फूल जानते हो। ये कहाँ उगते हैं? ये पानी में खिलते हैं, ये पानी में खिलते हैं और हम इनको, कमल को हम जलज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जलज, जलज, नीरज, पंकज, पंकज। तो हमें 2 लिखना है, इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। हम कमल को जलज भी कहते हैं, जलज यानी जल में उगने वाला, और पंकज भी कहते हैं। कमल को जलज भी कहते हैं और पंकज भी कहते हैं। फिर उसके बाद 8 पे बच्चों हमारे पास है, 8 पे हमारे पास है तालाब। तालाब का मतलब सरोवर भी होता है और जलाशय भी होता है। तो अगला शब्द है ता, तो पर आ की मात्रा ता, ला, ब, तालाब।
तालाब को हम सरोवर भी कहते हैं, सरोवर, और जलाशय भी कहते हैं। हम तालाब को सरोवर भी कहते हैं और जलाशय भी, जल जिसमें जिस जगह जल हो उसे हम जलाशय, सरोवर भी कहते हैं और जलाशय भी कहते हैं। उसके बाद नौ में हमारे पास है बच्चों हाथी। ह पे आ की मात्रा, हाथी को हम गज भी कहते हैं, गज। हाथी को हम गज भी कहते हैं और हाथी को हम हस्ती, ह आधा स और त पर बड़ी की मात्रा ती, हस्ती भी कहते हैं। हाथी को हम गज भी कहते हैं और हाथी को हम हस्ती भी कहते हैं। तो हाथी के लिए यहाँ दो शब्द है, गज और हस्ती, दोनों का मतलब हाथी ही होता है। उसके बाद हमारे पास है भूमि यानी जमीन को हम भ पे बड़े की मात्रा भू, म पर बड़ी की मात्रा भूमि को हम धरती भी कहते हैं और भूमि को हम धरती भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं, धरा और धरती। भूमि को हम धरती भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। उसके बाद जंगल को हम वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। जंगल को हम वन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। तो हम जंगल को वन भी कहते हैं और कानन भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों घर को हम सदन भी कहते हैं और घर को हम सदन भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। घर को हम 12 पर घर को हम सदन सदन भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। घर को हम सदन भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। उसके बाद पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। प पर एक ही मात्रा पेड़ मतलब वृक्ष और तरु। तो यह 13वां है बच्चों। चलिए एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर कुछ और लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है कमल को हम जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं बच्चों। कमल के लिए दूसरे नाम है जलज, पंकज और एक और नाम है नीरज। इन सभी का मतलब कमल होता है, क्योंकि इन सभी का अर्थ एक समान है, इन सभी का अर्थ एक ही है, इसलिए हम इनको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। उसके बाद तालाब, सरोवर, जलाशय। तालाब को हम सरोवर और जलाशय भी कहते हैं। उसके बाद हाथी गज भी कहलाता है, हस्ती भी कहलाता है। हाथी के दो और नाम है, गज और हस्ती। उसके बाद भूमि यानी धरा, धरती। जंगल, वन, कानन। जंगल मतलब वन और कानन, ठीक है। घर यानी सदन, गृह। घर का मतलब सदन भी होता है और गृह भी होता है। पेड़ वृक्ष भी होता है और तरु भी होता है। पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। तो बच्चों यह कुछ पर्यायवाची शब्द थे जिनको आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो एक बार फिर हम इन्हें पढ़ते हैं बच्चों। ये है कमल को हम जलज भी कहते हैं, पंकज। कमल, जलज, पंकज। तालाब, सरोवर, जलाशय। हाथी, गज, हस्ती। भूमि, धरा, धरती। जंगल, वन, कानन। घर, सदन, गृह। पेड़, वृक्ष, तरु। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको आप लिखेंगे और याद करेंगे। तो इस तरह से बच्चों एक और है, बाग को बगीचा भी कहते हैं, उपवन भी कहते हैं। तो दो और हैं, जैसे कि बाग, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 13 पे हम लिख सकते, 14 पे हम लिखेंगे बाग,
बाग, बाग मतलब बगीचा भी होता है, बगीचा, बगीचा, बाग मतलब बगीचा भी होता है, और बाग मतलब यहाँ पे हम उपवन भी बाग को कह सकते हैं, हम बाग को उपवन भी कह सकते हैं। तो चलिए हम नीचे लिखते हैं उपवन, उपवन। उसी तरह से हमारे पास एक और है बच्चों 15, यहाँ पे हम 15 शब्दों को याद लिख करके याद करेंगे। उसके बाद आग, आग मतलब अग्नि, आग, आग मतलब अग्नि, बड़ी की मात्रा नी, अग्नि, आग मतलब अग्नि, अग्नि भी कहते हैं और अनत्य भी कहते हैं, इसको अनत्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द हैं जिनको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कमल, जलज, पंकज, फिर तालाब, सरोवर, जलाशय, फिर हाथी, गज, हस्ती, भूमि, धरा, धरती, जंगल, वन, कानन, घर, सदन, ग्रह, पेड़, वृक्ष, तरु, बाग, बगीचा, उपवन, आग, अग्नि, अनत्य। तो बच्चों यहाँ पे शब्द हैं जिनको आप लिख करके याद करेंगे। तो आज हमने 15 पर्यायवाची शब्दों को लिखा और यहाँ अभ्यास किया, आप इन सभी को लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों हमारा आज का अगला अभ्यास अब हम करेंगे। हमारा अगला अभ्यास है पाठ 14 से। हमने 5, 13 का पुनरावृत्ति कर लिया, जितने भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं पाठ 13 में हमने उसकी पुनरावृत्ति कर ली है। बच्चों यह व्याकरण का अभ्यास अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तो हमने पाठ 13 के अब हम करेंगे पाठ 15 का अभ्यास। बच्चों पाठ 15 है, पाठ 15 है चांद बच गया। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अब इसमें बच्चों हम प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ बाद में करेंगे, अभी हम करेंगे व्याकरण। जो पाठ के पीछे व्याकरण दिए गए हैं उनका अभ्यास करेंगे। इसमें भाषा से भी है, लिखित भी है। तो लिखित का पहला अभी हम करेंगे, लिखित का पहला अभ्यास है रिक्त स्थान भरो। लिखित का पहला अभ्यास है लिखित का पहला अभ्यास है रिक्त स्थान भरो। पेज नंबर 87 में बच्चों आप देख सकते हैं। अभ्यास है 2 सही शब्द चुनकर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे बच्चों बॉक्स है, एक ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, ऊपर हमें कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों की सहायता से हम वाक्य को पूरा करेंगे। उन शब्दों की सहायता से हम वाक्य को पूरा करेंगे। हमारा पहला वाक्य शब्द है उपाय, उपाय। दूसरा शब्द है प्रसन्न, स आधा न और पूरा न, प्रसन्न। उसके बाद हमारे पास है छलांग, छलांग। और छलांग के बाद है अचानक, अचानक। तो यह कुछ शब्द हैं जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों पहला वाक्य है क में हमारे पास है अचानक, क में है डैश दुमकू, द पे छोटे की मात्रा, म क पर बड़े की मात्रा, दुमकू डैश दुमकू, चिल्लाया, च पर छोटी की मात्रा, चिल्लाया, डैश दुमकू चिल्लाया। उसके बाद ख में हमारे पास है ख डैश दुमकू चिल्लाया। उसके बाद ख में हमारे पास है चारों, च पर आ की मात्रा, चा र पर ओ की मात्रा, चारों डैश में उछलने, उछलने, कूदने, उछलने कूदने लगे,
ग पर एक ही मात्रा गे, लगे। उसके बाद ग है, ग में हमारे पास है चांद को बचाने का डैश मिल गया। चांद, च पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु द, क पर ओ की मात्रा को, ब चा ने, चांद को बचाने का, चांद को बचाने का डैश मिल गया, मिल गया, मिल गया। डैश को बचाने का डैश मिल गया, चांद को बचाने का डैश मिल गया। उसके बाद लास्ट वाक्य है तीनों ने कुएं से बाहर डैश लगा दी। तो पर बड़ी की मात्रा ती, न पर ओ की मात्रा नो, ने, तीनों ने कुएं, क पर छोटे की मात्रा कुएं, तीनों ने कुएं में से बाहर डैश, कुएं से बाहर, बाहर लगा दी, बाहर डैश लगा, द पर बड़ी की मात्रा दी। अब बच्चों, अब इन वाक्यों को हम ऊपर दिए गए वाक्यों की सहायता से भरेंगे या पूरा करेंगे। तो बच्चों, ऊपर हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको हम पहले पढ़ते हैं। पहला शब्द है उपाय, प्रसन्न, उपाय, उपाय के बाद है प्रसन्न, पर आ की मात्रा ता, प्रसन्नता, उपाय प्रसन्नता, छलांग अचानक, उपाय प्रसन्नता छलांग अचानक। तो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले में लिखेंगे डैश दुमकू चिल्लाया, डैश दुमकू चिल्लाया। तो बच्चों दुमकू कैसे चिल्लाया? उपाय तो होगा नहीं, प्रसन्नता भी नहीं होगा, छलांग भी नहीं होगा, अचानक होगा। उत्तर है अचानक। तो हम यहाँ लिखेंगे अचानक, अचानक, अचानक दुमकू चिल्लाया। उसके बाद चारों डैश में उछलने कूदने लगे। अब चारों उपाय में उछलने कूदने लगे तो होगा नहीं, चारों प्रसन्नता में उछलने कूदने भी नहीं होगा। उसके बाद चारों प्रसन्नता होगा, चारों प्रसन्नता में उछलने कूदने लगे, यानी खुशी से। प्रसन्नता, प्रसन्नता, चारों प्रसन्नता में भी नहीं होगा, से होगा, सॉरी यहाँ पे से होगा। चारों प्रसन्नता से, स पर एक ही मात्रा से, चारों प्रसन्नता से, प्रसन्नता यानी खुशी से, प्रसन्नता, आधा न, पूरा न, त पर आ की मात्रा, प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे। चांद को बचाने का डैश मिल गया। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और बचा हमारे पास उपाय और छलांग। चांद को बचाने का डैश मिल गया, क्या मिल गया? उपाय या छलांग? उपाय मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे उपाय, उपाय, उपाय मिल गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? उपाय लिखेंगे। उपाय मतलब तरीका या तरकीब, तो हम यहाँ लिखेंगे उपाय। तो इसके उपाय के नीचे हम 3 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। अब आखिरी है छलांग। तीनों ने कुएं से बाहर डैश लगा दी, तीनों ने कुएं से बाहर छलांग लगा दी। तो हम यहाँ लिखेंगे छलांग, छलांग, छलांग लगा दी, तीनों ने कुएं से बाहर छलांग लगा दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 वाक्य हैं और 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों की सहायता से इन वाक्यों को हम पूरा करेंगे। इन वाक्यों को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य है डैश दुमकू चिल्लाया। तो हमने लिखा अचानक दुमकू चिल्लाया, अचानक दुमकू चिल्लाया। उसके बाद चारों प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे, चारों प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे। उसके बाद चांद को बचाने का उपाय मिल गया, चांद को बचाने का उपाय मिल गया। उसके बाद तीनों ने कुएं से बाहर छलांग लगा दी। जब उन्होंने देखा चांद वापस अपनी जगह पर पहुंच गया है, इनको लगा इन्होंने चांद को बचा लिया है,
क्योंकि वह वापस उनको ऊपर आसमान में दिख रहा, चमकता हुआ दिख रहा था, तो इनको लगा कि हमने चांद को बचा लिया है और वह सब कुएं से बाहर छलांग लगा देते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी पूरा कर लिया। हमने आज जो अभ्यास पढ़ा है आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा। तो बच्चों हम अगले वीडियो में इसी पाठ के बचे हुए अभ्यास को फिर से करेंगे और दोहराएंगे या उनकी पुनरावृत्ति करेंगे और फिर एक बार फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।